नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है यूपी योगा क्लासेस की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। मैं विवर वाजपेयी आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने आपको कल एक वर्क दिया था और उसी वर्क में आज हम लोग कार्य करेंगे। निश्चित ही हमें विश्वास है कि आपने उतना वर्क जरूर किया होगा, और यदि उतना वर्क नहीं किया तो पहले आप देखिएगा कि हम लोगों ने आपको टारगेट क्या दिया था। उसी टारगेट को पहले आप करिएगा, फिर आप ये वीडियो देखिएगा। ठीक। और अगर ना भी हो तो भी आप ये वीडियो देख लो। बाकी जैसे जैसे जब जब आपको वर्क दिया जाए तो आप उस पर काम करिएगा, क्योंकि री एग्जाम का मतलब ये है कि आपकी चीज़ें कंप्लीट हैं। अब कुछ नया ना पढ़ाया जाएगा आपको कि नहीं, अभी ये छूट गया था, ये रह गया था, वो रह गया था। सब कुछ आपको पढ़ाया गया था, उसी को रन पे रखना है और उसी पे बेहतर क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है। और जो चीज़ें लगे कि नहीं ये चीज़ें हमें ना पता थी, उनको थोड़ा सा राइट डाउन करना है। शुरू करते हैं हम लोग। आज हम लोग बात करेंगे भाषा विकास के बारे में, और इससे निश्चित ही आपके क्वेश्चन टकराए हैं और आगामी परीक्षा में भी टकराएंगे जो आपकी अपनी री एग्जाम होगी। ठीक। शुरू करेंगे हम लोग। पहले शब्द आता है हिंदी भाषा का विकास करना है। तो क्वेश्चन यही बनता है कि हिंदी की उत्पत्ति हिंदी की उत्पत्ति। ठीक। अब देखो, थोड़ी सी कहानी की बात करेंगे। हमें पता है कि सिंधु सभ्यता, अगर यहीं पे थोड़ी सी हम लॉजिकली बात करेंगे, थोड़ी सी सिंधु सभ्यता आपको पता है। सिंधु सभ्यता, और सिंधु सभ्यता की भाषा कौन सी रही? तो सिंधु सभ्यता की भाषा को कहा गया ब्रुष्टो फेदम लिपि। ब्रुष्टो फेदम। और इसी के कहीं कहीं नाम दे दिए गए सर्पिलाकार। सर्पिलाकार। कहीं कहीं इसका नाम दे दिया गया भाव चित्रात्मक। भाव चित्रात्मक। कहीं कहीं इसी का नाम हो गया गौमूत्री। गौमूत्री। तो सिंधु सभ्यता की जो भाषा रही वो इन नामों से जानी गई। और सिंधु सभ्यता की भाषा को, जैसा कि आपको पता है कि कोई भी भूगोल वेत्ता हो या इतिहास को जानने वाला हो, पुरातत्व विभाग का हो, सिंधु सभ्यता की भाषा को अब तक कोई नहीं पढ़ पाया। कोई नहीं पढ़ पाया। अब सिंधु सभ्यता का आपको कार्यकाल भी पता है, 2350 बीसी से 1500 या 1700, 200 बीच में थोड़ा सा गड़बड़ रहता है कि वो क्या रहा है क्या नहीं रहा है, पतन का द्वार रहता है, तो 1700 आप याद रख लोगे। ठीक। आपसे बहुत रेयर है कि ऐसा आपको कभी कालक्रम पूछे बड़ी परीक्षाओं की, जब तैयारी आप करोगे तो भी आपसे कालक्रम की बात करेगा, तो आप 1700 याद रखोगे। ठीक। इस दौरान की जो भाषा रही वो इन नामों से जानी गई। और ये नाम का मतलब है कि जो चित्र वाले मामले बने थे, जैसे आप व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे चैट करते हो और उस चैट के दौरान आप जिन इमोजी का प्रयोग करते हो, वो सिंधु सभ्यता से संबंधित मान लो कि वो इस दौरान जो चैट कर रहा होगा वही उस चीज़ को समझ पाएगा। जैसे अगर हम बनाएं, ये बनाया और व्यक्ति को हमने कर दिया ये, तो ये जो चैट कर रहा है वो समझ जाएगा कि व्यक्ति उदास बैठा है। और अगर इसी में हम थोड़ा सा सुधार कर दें और हमने कर दिया ये, यानी व्यक्ति एकदम गुब्बारा जैसा फूला जा रहा है, गदगद हुआ जा रहा है, तो वो सिंधु सभ्यता की रही बात। अब हमें क्या करना है कि हमें हिंदी से पढ़ना है, हिंदी को पढ़ना है। और सिंधु सभ्यता की भाषा को कोई पढ़ नहीं पाया, तो वो सिंधु सभ्यता के बाद एक सभ्यता का जन्म हुआ और वो सभ्यता बनी वैदिक सभ्यता। वो सभ्यता बनी वैदिक सभ्यता। और अगर हम वैदिक सभ्यता के कालक्रम की बात कर दें, थोड़ी सी हिस्ट्री की बात है, अगर हम वैदिक सभ्यता के कालक्रम की बात कर दें तो वैदिक सभ्यता का कालक्रम रहेगा 1500 से 600 बीसी तक। 600 बीसी तक। यानी वैदिक सप्ताह कब से कब तक रही? तो वैदिक सप्ताह अपनी रही है 1500 से 600 बीसी। ठीक। अब इसी वैदिक सप्ताह के दौरान, यानी वैदिक काल बोल दो या वैदिक सप्ताह बोल दो, बात एक ही है। दो भागों में बटा, आपको इतिहास में पता है, एक ऋग्वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना की गई, उत्तर वैदिक काल में बाकी तीनों वेदों की रचना की गई। और अब क्वेश्चन आपके दिमाग में तुरंत आंसर आ जाना चाहिए कि वेदों की रचना किस भाषा में की गई? तो वेदों की रचना की गई संस्कृत भाषा में। संस्कृत भाषा में। तो यानी सबसे पहले पढ़ी जाने वाली भाषा कौन सी बन गई? तो संस्कृत बन गई। जिस दिन बुस्टोफेडम लिप को या गौमूत्री लिप या भाव चित्रात्मक जो भाषा सिंधु सभ्यता की रही उसको जिस दिन पढ़ लिया जाएगा, उस दिन पहले वो बन जाएगी। अभी क्या है? ये बनी है। ठीक।
अब सबसे पहले संस्कृत, अब इसके बाद संस्कृत का उच्चारण हर व्यक्ति शुद्धता पूर्वक नहीं कर सकता, और उस दौरान भी यही घटना घटी थी कि संस्कृत का उच्चारण ऋग्वैदिक काल में तो ठीक ठाक रहा था, जो स्त्रियों की दशा थी, लोगों की दशा थी, बेहतर थी। उत्तर वैदिक काल आते आते लोगों की दशा, खासकर स्त्रियों की दशा कुदशा में बदल गई। क्यों? क्योंकि उत्तर वैदिक काल कर्म प्रधान नहीं, जाति प्रधान हो गया, कर्मकांडी व्यवस्था हो गई कि नहीं, ज्यादा से ज्यादा कर्मकांड करने हैं, यज्ञ हवन ये सब करने हैं, तो उनका उच्चारण केवल पंडित कर पाएंगे। इसके बाद बौद्ध धर्म और जैन धर्म, दो धार्मिक आंदोलनों का उदय होता है। इस वैदिक काल या उत्तर वैदिक काल की कर्मकांडी व्यवस्था को खत्म करने के लिए इन धर्मों का उदय हुआ, और इन धर्मों ने अपनी अपनी भाषा, लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों से संवाद करने के लिए, बेहतर कम्युनिकेशन के लिए नई नई भाषाओं को जन्म दिया, जो संस्कृत से परिवर्तित करके, जो संस्कृत के शब्द थे उन्हीं को थोड़ा सा परिवर्तित करके प्रयोग में लाया गया। उनमें पहली भाषा बन गई पाली भाषा, और फिर दूसरी बन गई प्राकृत भाषा। पाली भाषा और प्राकृत भाषा, जैसा कि पाली भाषा में उपदेश गौतम बुद्ध ने दिए, और प्राकृत भाषा में उपदेश महावीर स्वामी ने दिए। गौतम बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिए? तो पाली भाषा में दिए, और प्राकृत भाषा में किसने दिए? तो महावीर स्वामी ने दिए। ठीक, अब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो इन्होंने थोड़ा तोड़ा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोगों को संवाद पे जोड़ने का कोशिश किया, जोड़ा भी, जैसा कि आप पढ़ते हो। लेकिन आगे चलकर 8वीं सदी की बात आते आते और लगा कि जो धार्मिक सुधार आंदोलन की जरूरत और ज्यादा है। उसी दौरान क्या होता है कि भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलनों का उदय होता है, शंकराचार्य जैसे महान लोगों का जन्म होता है, और उस दौरान की भाषा बन गई अपभ्रंश। अपभ्रंश भाषा बन गई। जैसे ही अपभ्रंश भाषा बनी, एक व्यक्ति का नाम बन के आ जाता है, नाम था स्वयंभू। स्वयंभू, स्वयंभू। स्वयंभू को अपभ्रंश का क्या कह दिया गया? तो स्वयंभू को अपभ्रंश का कह दिया गया वाल्मीकि। तो स्वयंभू को 8वीं सदी में एक व्यक्ति हुए जिनका नाम था स्वयंभू। स्वयंभू को अपभ्रंश का क्या कहा गया? वाल्मीकि कहा गया। ठीक, अब स्वयंभू ने क्या किया? स्वयंभू ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा इस भाषा को क्षेत्रीय भाषा में कन्वर्ट कर दिया जाए, बदल दिया जाए। इस वजह से अपभ्रंश को स्वयंभू ने 7 भागों में बांट दिया। अपभ्रंश को कितने भागों में? 7 भागों में। ठीक, इसी अपभ्रंश के पतन के बाद, अपभ्रंश का ज्योग्राफी में मतलब, भूगोल में मतलब पतन होता है। अपभ्रंश के पतन के बाद एक भाषा बनी, उस भाषा का नाम था, यहां पे हम लिखेंगे, वो भाषा थी अवहट्ट। अवहट्ट। और इसके बाद अवहट्ट के बाद बनी खड़ी बोली अर्थात हिंदी। खड़ी बोली या हिंदी, आधुनिक हिंदी। आधुनिक हिंदी। अवहट्ट के बाद बनी आधुनिक हिंदी। क्वेश्चन कैसे बनता है? पहला क्वेश्चन बनता है कि हिंदी की आदि जननी कौन है? तो हिंदी आदि मतलब प्रारंभिक, तो आदि जननी हिंदी किससे बनी है? तो हिंदी बनी है संस्कृत से। तो हिंदी की आदि जननी कौन हो गई? संस्कृत। फिर कह देगा हिंदी की पूर्ववर्ती जननी कौन है, यानी जस्ट हिंदी से पहले। तो अपभ्रंश अवहट्ट ऑप्शन में हो तो अवहट्ट करना है, अवहट्ट ऑप्शन में जब ना हो तो अपभ्रंश कर देना है, अपभ्रंश के बाद प्राकृत कर देना है, ये तीनों ऑप्शन में ना हो तो पाली करना है। वो ऑप्शन के हिसाब से आपको क्वेश्चन का जवाब देना होगा। ठीक, दूसरा, इन्हीं में क्रम आपको कई बार उसने अरेंज कराए हैं। जब कल की क्लास में हम आपको हिंदी भाषा के विकास से लेकर प्रैक्टिस के क्वेश्चनों की बात करेंगे, तो निश्चित ही आपको ये चीजें और अच्छे समझ में आएंगी, और अच्छे समझ में आएंगी। अब इतनी बात हो गई। ठीक, यानी संस्कृत से चला, रिपीट करोगे साथ साथ, संस्कृत, संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद अवहट्ट, अवहट्ट के बाद आधुनिक हिंदी। पहला क्वेश्चन इनके अरेंज से बनता है। दूसरा क्वेश्चन इनके अनुवर्ती पूर्ववर्ती से बनता है। जैसे हमने कहा कि प्राकृत की पूर्ववर्ती, तो प्राकृत की पूर्ववर्ती तो हो जाएगी पाली, और अगर कर दें प्राकृत की अनुवर्ती, अनु मतलब बाद में आने वाली, तो अनुवर्ती हो जाएगी अपभ्रंश। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये है अनुवर्ती और ये है पूर्ववर्ती। ऐसे हिंदी में कि हिंदी की पूर्ववर्ती, तो ये, हिंदी की अनुवर्ती की कोई बात ही नहीं, चूंकि इतनी भाषाएं चल रही सब बढ़ते हैं। ठीक, अब यहां तक आपको बात समझ में आई होगी।
ठीक, आप लाइक जरूर करिएगा और जो भी बात हुआ करे कमेंट्स में आप अपनी बात रखिएगा। अब हम लोग बात करेंगे आगे न्यू स्लाइड पे, कि जैसा कि हमने आपसे कहा कि अपभ्रंश के जो भेद बने वो 7 बने। अपभ्रंश के 7 भेद बने। कितने? 7 प्रकार ये भेद। पहला शौरसेनी। शौरसेनी, कभी कभी वो क्वेश्चन ऐसे भी पूछे उसने कि निम्न से कौन अपभ्रंश का भेद नहीं है या अपभ्रंश का प्रकार नहीं है, तो फिर आपको 7 याद रखने होंगे। 7 याद रखे होंगे। शौरसेनी। अब शौरसेनी, अगर थोड़ा सा हम हिस्ट्री में इतिहास में बात करें, जो कि हिंदी भाषा का विकास प्राचीन इतिहास से भी संबंधित माना जाता है। क्यों माना जाता है? अभी आप जवाब दोगे कि 16 महाजनपद थे जिनका उल्लेख बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म के भगवती सूत्र में मिलता है, और ज़्यादा जो वास्तविक हैं वो अंगुत्तर निकाय वाले माने जाते हैं। ठीक, अब उसी में एक सूरसेन महाजनपद था, सूरसेन, और जो मथुरा के क्षेत्र में था, मथुरा के क्षेत्र में था, तो वहीं से बन गई है सौरसेनी। सूरसेन से क्या बनी है? सौरसेनी। अब सौरसेनी यानी सूरवीर की अगर हम बात करते हैं, सौर यानी पराक्रम की बात कर रहा है, सौर वही होगा, वही पराक्रमी होगा जो पिएगा पराग का दूध। पराग, पराग का मतलब सौरसेनी के अंतर्गत कुछ भाषाएं आती हैं, उन भाषाओं के अंतर्गत कुछ उपभाषाएं आती हैं, उन उपभाषाओं के अंतर्गत कुछ बोलियां आती हैं, कुछ बोलियां आती हैं। तो सौरसेनी के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आती हैं उनकी हम बात करेंगे। तो सौरसेनी के अंतर्गत पहला पराग से याद रखोगे, पा से क्या याद रखोगे? पश्चिमी हिंदी। पा से पश्चिमी हिंदी। रा से राजस्थानी। रा से राजस्थानी। और गा से गुजराती। गा से गुजराती, ये 3 रहेंगे। तो सौरसेनी के अंतर्गत कौन नहीं आता? इन 3 के अलावा कुछ भी ऑप्शन में दे दे, आप कर दोगे, आप कर दोगे। लिखते चलो आप भी, अगर आपकी चीजें नहीं लिखी हैं लिखो, लिख लो। ऐसे नहीं कि केवल आप केवल सुन लो, लिखो जल्दी, निकालो कापी और लिखो इसमें कि सौरसेनी के 3 प्रकार हैं, 3 भाग हैं सौरसेनी में, राजस्थानी, गुजराती, पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी, ठीक। पहली बात, यहाँ पे हम 7 सौरसेनी के 7 भेद की बात कर रहे हैं, और हम बहुत जल्द अभी आपको उपभाषाएं बताएंगे। उपभाषा, और उपभाषा आपको याद रखनी है 5। उपभाषा 5 याद रखनी है। अभी हम वापस स्लाइड पे आएंगे। दूसरा, सौरसेनी के बाद दूसरी बनी है जो, वो बनी है अर्धमागधी। अर्धमागधी, और अर्धमागधी के अंतर्गत आती है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी, अर्धमागधी। फिर इसके बाद तीसरी जो है वो तीसरी बनी है मागधी। मागधी, और इसके अंतर्गत आती है, मागधी के अंतर्गत आएगी एक शब्द आएगा बउआ। बउआ से याद रखोगे। कैसे याद रखोगे? बड़ी बा है तो एक बा से बिहारी, एक बा से बिहारी हो गया, एक बा से बांग्ला हो गया, बांग्ला हो गया, एक से ऊ से उड़िया हो गया, उड़िया हो गया, ठीक। और आ से असमिया हो गया, असमिया। आ से असमिया हो गया, यानी बिहारी, बांग्ला और उड़िया और असमिया, ठीक। आपको दिख रहा है? बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया, ठीक। ये चारों हो गई। तो मागधी में कितनी? 4 आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड की बात करें, महाराष्ट्री एक सौरसेनी का भाग है, और महाराष्ट्री के अंतर्गत कौन आएगी? महाराष्ट्र में कौन बोली जाती है? तो मराठी बोली जाती है, ठीक। इसके बाद एक आती है ब्राह्मण। ब्राह्मण, और ब्राह्मण में आएगी सिंधी। ब्राह्मण में आएगी सिंधी। ब्राह्मण में कौन आती है? सिंधी आ जाती है। फिर एक होती है खस, और खस में आ जाती है पहाड़ी। पहाड़ी, और फिर एक होती है पैशाची, और पैसाची में आ जाती है लहंदा। लहंदा एवं पंजाबी।
ये आ जाती हैं, नालंदा एवं पंजाबी। यानी 4 इधर लिखे हैं, 3 उधर लिखे थे, 4 5 6 4, यानी 4 सौर सैनी के प्रकार इधर है और 3 इधर है, सौर सैनी, अर्धमागधी और मागधी। ठीक। अब जैसा कि आपसे हमने कहा था कि जो उपभाषाएं हैं वो है 5, उपभाषाएं हैं 5, उपभाषाएं अपनी है 5। तो देखो पहले कौन सी पकड़ोगे, पहले एक हो जाती है पहाड़ी, पहाड़ी हो गई। ठीक। फिर एक पकड़ लोगे गुजराती, सॉरी राजस्थानी, गुजराती नहीं है, वो भाषा में गुजराती नहीं आती, राजस्थानी। इसके बाद पश्चिमी हिंदी 3 हो गई, पूर्वी हिंदी 4 हो गई, और बिहारी हो गई 5। आप आगे राइट डाउन करोगे, यहाँ पे लिखोगे उपभाषाएं कितनी, तो हिंदी में उपभाषा 5, पहली पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, फिर राजस्थानी, राजस्थानी, ठीक, फिर पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी, ठीक, और फिर बिहारी, बिहारी, और बिहारी के बाद फिर कौन सी, तो पहाड़ी, बिहारी के बाद पहाड़ी। तो ये 5 कैसी हैं, ये 5 उपभाषाएं हैं, 5 उपभाषाएं, पांचों याद रखना है। क्वेश्चन बनता है कि निम्न में कौन उपभाषा है, कौन उपभाषा नहीं है। ठीक। अब हिंदी में बोलियों की अगर हम बात करें तो बोलियां जो हैं हिंदी में वो हैं 18। बोलियां कितनी हैं, 18, बोलियां कितनी हैं, 18 हैं। इन 18 बोलियों की बात करेंगे न्यू स्लाइड में। पहले पहले आ जाएगी राजस्थानी की बोलियां। तो राजस्थानी में जो बोलियां हैं वो हैं 4, 4 कौन कौन सी हैं देखोगे आप, चारों को ऐसे प्लस में बना दिए। ऊपर पड़ता है मेवाती, मेवाती राजस्थानी, ठीक है, मेवाती हिंदी कह दोगे या मेवाती कह दोगे। नीचे पड़ता है मालवी, मालवा का पठार होता है तो मालवी। इधर पड़ता है जयपुरी, जयपुर पड़ता है पूरब की तरफ तो जयपुरी हो जाएगी। और इधर हो जाएगी मारवाड़ी, मारवाड़ी, इधर मारवाड़ी। ठीक। अब जैसे ये लिखा है ना, ऐसे ही क्वेश्चन बनता है कि निम्न में उत्तरी राजस्थानी भाषा कौन सी है, पश्चिमी बोली कौन सी है, दक्षिणी कौन सी है, और पूर्वी कौन सी है। तो पूर्वी में जयपुरी, मेवाती उत्तरी में, दक्षिणी में मलावी, और मारवाड़ी कहाँ है, पश्चिमी में। ठीक। तो ये चारों हो गई राजस्थानी की। इसी जयपुरी को कहीं कहीं डुडाटी बोल देते हैं, डुडाटी, डुडाई, डुडाई बोल देते हैं। तो आपको यह याद रखना है कि जयपुरी को कौन नाम से जाना जाता है, डुडाई के नाम से जाना जाता है, याद रहेगा। ठीक। ये हो गई राजस्थानी की, चारों हो गई। अब आ जाओ पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी का मतलब पश्चिमी उत्तर प्रदेश, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे पहले भाषा की बात कर देंगे तो ब्रजभाषा, ब्रजभाषा। फिर कौन सी आ जाएगी, तो कौरवी, क्योंकि हस्तिनापुर। फिर कौन सी आ गई, बांगरू। फिर कौन सी, तो खड़ी बोली, खड़ी बोली। और फिर कौन सी आ जाएगी, तो बुंदेली, बुंदेली। ठीक। इसी कौरवी को कहीं कहीं कन्नौजी की नाम बात आ जाती है, कन्नौजी भाषा बोली। तो कन्नौजी कौरवी के अंतर्गत आ जाती है। ठीक है। तो ब्रज भाषा, कौरवी, बांगरू, खड़ी बोली और बुंदेली, बुंदेली ये किसकी है, पश्चिमी हिंदी की। पश्चिमी हिंदी में कितनी आती है, 5। पश्चिमी हिंदी में कितनी आ गई भाई, 5, 5 4 9, 9 हो गई, 18 लिखनी है। आगे चलो नेक्स्ट स्लाइड। पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी में आएगी, एक तो आ जाती है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी। ये 3 किसकी हैं, पूर्वी हिंदी की हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। इसके बाद आ जाती है बिहारी, बिहारी। तो बिहारी में कितनी हो जाती हैं, तो देखोगे एक होती है भोजपुरी, मैथिली,
मगही किसकी हो गई? भोजपुरी, मैथिली, मगही, ये किसकी हो गई? अवधी बिहारी हिंदी में हो गई। भोजपुरी, मैथिली, मगही बिहारी में हो गई। ठीक। फिर एक आती है पहाड़ी। पहाड़ी। ठीक। तो पहाड़ी में पहली आदमी कुमायूनी, कुमायूनी, और कहेंगे होते करामाती, करामाती, करामाती। भोजपुरी, मैथिली, मगही बिहारी की हो गई। पहाड़ी किसकी हो गई? पहाड़ी में आ जाती कुमायूनी और करामाती, करामाती और गढ़वाली, गढ़वाली। तीन ये हो गई। तो तीन इसकी हो गई पहाड़ी की, तीन बिहारी की, और तीन हो गई पूर्वी की। तीन तीन छः, तीन नौ इधर हो गई। और इस स्लाइड पे हमने नौ इधर यहाँ बात की थी, तो नौ नौ 18। तो जो बोलियों की हमने बात की है आपसे, तो बोलियाँ कितनी हो गई अपनी? 18 हो गई। बोलियाँ कितनी हो गई? 18 हो गई। ठीक। आप देखोगे इन्हीं का कभी कभी आपसे बहुत अच्छा जब क्वेश्चन बनाने की कोशिश करता है, तो इन्हीं से आपसे वो पूछ लेगा क्षेत्र, पूर्वी हिंदी का क्षेत्र। तो अवध क्षेत्र है, बघेल क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ क्षेत्र है, तो यहाँ के जिले उठा के रख देगा जब क्वेश्चन थोड़ा सा आपको घुमाने की कोशिश करेगा। बाकी आपको हिंदी की भाषा के विकास में इतना ही आता है। और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं पश्चिमी हिंदी से, कि निम्न में कौन, कह देगा कि कौन आता है, और फिर कह देगा कौन नहीं आता। तो देखो, ब्रजभाषा, कौरवी यानी कन्नौजी, बांगरू, बांगरू हरियाणा वाले क्षेत्र में बोली जाती है बांगरू, और खड़ी बोली और बुंदेली। सीधे पूछता खड़ी बोली किस हिंदी के अंतर्गत आती है? तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। फिर कह देगा पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी? तो देखो, पूर्वी का अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। बिहारी के भोजपुरी, मैथिली, मगही। कुमायूनी, करामाती और गढ़वाली पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत। यहाँ तक कंप्लीट हुआ। चलो, राइट डाउन कर चुके हो? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड पे एक क्वेश्चन बनता है कि हिंदी किस भाषा में लिखी जाती है, किस, कैसे? तो हिंदी लिखी जाती है देवनागरी लिपि में, देवनागरी लिपि में। ठीक। किससे उत्पन्न है देवनागरी लिपि? तो देवनागरी लिपि जो है उत्पन्न है वो ब्राह्मी लिपि। ज्यादातर पूरी लिपियां ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न है। वो गुरुमुखी की बात कर दे, गुजराती की बात कर दे, देवनागरी की बात कर दे, दक्षिणी की बात कर दे, शारदा की बात कर दे, ये सब की सब निकली किससे हैं? ब्राह्मी से निकली है। किससे निकली है भाई? ब्राह्मी से निकली है। तो हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। कहां से कहां? तो बाएं से दाएं, और पैरा लाइन पूरी होने पर फिर बाएं से दाएं, याद रखना है। ठीक। दूसरी, हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। राजभाषा यानी राष्ट्रभाषा कोई नहीं है, राजभाषा कब दिया गया? तो 14 सितंबर 1949 को। 14 सितंबर 1949 को दिया गया। ठीक। तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस 14 सितंबर 1949 को से मनाया जा रहा था। यानी कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक। अगर हम यहीं पे बात करें कि हिंदी का उल्लेख किस संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो 343 से लेकर 351 तक। तो किस अनुच्छेद में है? तो 343 से लेकर 351 तक हिंदी का उल्लेख है भारत के संविधान में। भारत के संविधान में कहाँ से कहाँ तक है? तो 343 से लेकर 351 तक। यहाँ तक बात क्लियर हुई। नेक्स्ट की बात करें। अगर हम बात करें कि अनुसूची, किस अनुसूची में हिंदी का या हिंदी के साथ कितने और भाषाओं का उल्लेख मिलता है, तो देखोगे अनुसूची 8, अनुसूची 8। तो अनुसूची 8 में 22 भाषाओं का उल्लेख है। 22 भाषाओं का कहाँ? अनुसूची 8 में उल्लेख है। वहीं पे किसका उल्लेख है? वहीं पे हिंदी का उल्लेख है। और कभी कभी रीजनिंग में क्वेश्चन या हिंदी में कभी कभी क्वेश्चन वो पूछता है, कैसे पूछता है कि निम्न में से किस भाषा का उल्लेख अनुसूची 8 में नहीं है, संविधान की अनुसूची 8 में नहीं है। तो उनकी हम लोग बात करेंगे। थोड़ा थोड़ा मैप बनाएंगे भारत का, और उसी मैप में हम लोग बात करेंगे। जैसा कि आप देखोगे,
ऐसे करके हम बना दिए ये। ठीक, तो देखो यहाँ से शुरू करेंगे, फिर दूसरे वाले पे, दूसरे स्लाइड पे बनाएंगे। दक्षिण में 4 मूवियाँ चलती हैं 4 भाषाओं में। 4 दक्षिणी हो जाएंगी, देखो कौन कौन सी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु और मलयालम। मलयालम, ठीक, कन्नड़, तमिल, तेलुगु और मलयालम। ठीक है, मलयालम केरल वाले क्षेत्र में, कन्नड़ कर्नाटक वाले क्षेत्र में, तेलुगु आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में, तमिल तमिलनाडु वाले क्षेत्र में। अब आ जाओ ऊपर, गोवा पड़ा। गोवा में जो भाषा चलती है वो कोंकणी। कोंकणी। हम ये भी बात करेंगे कि 3 संविधान संशोधन किए गए, उन 3 संविधान संशोधन के तहत 8 भाषाएं जोड़ी गई। क्योंकि प्रारंभ में कितनी थी, तो प्रारंभ में संविधान की अनुसूची 8 में जो भाषाएं थी वो 14 थी प्रारंभ में। वर्तमान में कितनी है, तो 22 है। वर्तमान में कितनी है, 22 है। तो ये 14 में जो 8 जोड़ी गई, ये कब कब जोड़ी गई उनकी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम अभी पूरी पूरी लिखेंगे। तो गोवा वाले क्षेत्र में कोंकणी। गोवा के ऊपर पड़ता है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में बोली जाती है मराठी। महाराष्ट्र के ऊपर पड़ता है गुजरात, गुजरात में बोली जाएगी गुजराती। ठीक, और गुजरात के ऊपर पड़ता है राजस्थान, राजस्थान में बोली जाती है हिंदी। क्योंकि दिमाग में रखना है हिंदी भाषी राज्य कितने हैं, तो 9। हिंदी भाषी राज्य कितने, 9। तो राजस्थान हिंदी भाषी है तो हिंदी हो गई। राजस्थान के ऊपर पड़ती है पंजाब, तो पंजाबी। पंजाब में कौन सी, पंजाबी। पंजाब में पंजाबी। पंजाब के ऊपर कौन सा पड़ता है, तो कश्मीर, तो कश्मीर में कश्मीरी। कश्मीर में कश्मीरी। ठीक, इसके बाद लद्दाख में भी कश्मीरी बोली जाती है। हिमाचल प्रदेश में हिंदी बोली जाती है। हरियाणा में हिंदी बोली जाती है। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में हिंदी बोली जाती है। अब हम आ जाएंगे, उत्तर प्रदेश के बगल में पड़ता है बिहार, यानी बिहारी। बिहार में भी क्या बोली जाती है, हिंदी बोली जाती है। ठीक, बिहार में हिंदी बोली जाती है। अब इधर वाले क्षेत्र से चलेंगे, पूर्वी तट से आंध्र प्रदेश तक हो गया, तो आंध्र प्रदेश के ऊपर पड़ता है उड़ीसा, तो उड़िया। पश्चिम बंगाल तो यानी बांग्ला, पश्चिम बंगाल में बांग्ला। असम पड़ता है तो असमिया, असम में असमिया। ठीक, अब जोड़ दें कितने हो गए, तो 4 नीचे वाली हो गई, 5 6 7 8 9 10 11 12 13। एक होती है संस्कृत, एक उर्दू। 14 15 हो गई, 15 हो गई। अब देखो, एक होती है सिंधी, 16 हो गई। सिंधी के बाद एक होती है मणिपुरी, नेपाली। ठीक, 16 17 18 हो गई, 4 बची। तो एक है बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। ये 4 हो गई। 18 4 22, यानी पूरी 22 भाषाएं हो गई। मैथ में भी हम लोगों ने देखा है और हम लोगों ने ऐसे भी समझने की कोशिश की है। अब हम लोग बात करेंगे कि जो 8 जोड़ी गई ये कब कब जोड़ी गई। देखो, पहला एक संविधान संशोधन होता है 21वां 1967 में। ठीक, ये संविधान संशोधन, इस संविधान संशोधन के तहत एक जोड़ी गई, नाम था सिंधी, पहली। ठीक, फिर होता है 71वां 1992 में। इसके तहत जोड़ी गई 3, मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी, जो गोवा की हमने बात की थी वो। इसके बाद होता है 92वां संविधान संशोधन 2003। इसके तहत 4 जोड़ी गई, 4, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। ये 4 जोड़ी गई। भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में 23वीं राजभाषा का दर्जा, 23वीं भाषा के रूप में शामिल करने की बात कही जा रही है। वो जैसे ही होगी करंट का क्वेश्चन बन जाएगा, हम लोग जरूर बताएंगे। लेकिन आपको हिंदी भाषा के विकास में इतना ही पढ़ना है, आपको इतना ही पढ़ना है। और जैसा कि हमने आपसे कहा था कि आपको ये स्लाइड आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगी, तो ये निश्चित ही मिल जाएंगी। बाकी आपने राउट डाउन भी की थी, तो आप उसको भी बनाइएगा। जो चीज़ें आपको एक्स्ट्रा लगी हो कि ये हमें न पता थी, उनको राइट डाउन करिएगा। कल इसी के बेहतर क्वेश्चनों की प्रैक्टिस लेके आ रहे हैं, प्रैक्टिस करना ना भूलिएगा। रिकॉर्डेड होगा या लाइव होगा, ये आपको शाम को बता दिया जाएगा।
लाइव होगा तो भी बेहतर टाइमिंग रखी जाएगी जिस टाइम में आप आ सको, और आपको आना ही है। यदि आप वीडियो देख रहे हो और आपको री एग्ज़ाम चाहिए, वैसे भी हो ही रहा है, और री एग्ज़ाम में सिलेक्शन चाहिए, तो अब आपको बेहतर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और हिंदी की बेहतर प्रैक्टिस आपको अपने चैनल यूपी रेगुलर क्लासेस में कराई जाएगी। इसका अंदाज़ा आप तब लगा पाओगे जब आप प्रैक्टिस करोगे। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।